की को हिंदी में कुंजी भी बोलते हैं। तो की का प्रयोग होता है किसी मशीन में, जैसे शाफ्ट को रोटेट करते हैं और उस शाफ्ट से पावर ट्रांसमिशन करना होता है, तो उसके लिए उस शाफ्ट पे हम पुली का इस्तेमाल करते हैं। उस पुली पे बेल्ट चढ़ा देते हैं, वो बेल्ट फिर दूसरे शाफ्ट पे लगी हुई पुली पे जाती है। तो जब ये पहला वाला शाफ्ट घूमता है तो साथ में पुली घूमती है, और पुली के घूमने से बेल्ट भी घूमती है। वो बेल्ट दूसरे शाफ्ट पे लगी पुली को घुमाता है, और वो पुली घूमने का और दूसरा शाफ्ट घूमने लगता है। तो एक शाफ्ट से पावर दूसरे शाफ्ट पे ट्रांसमिट होता है इस तरह से। सपोज ये शाफ्ट है, दिस इज शाफ्ट। यहाँ पर एक पुली है, अब ये शाफ्ट जो है आपका इस तरह से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। ये शाफ्ट किसी प्राइम मूवर या किसी इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह से कनेक्टेड है, वो इस शाफ्ट को घुमा रही है क्लॉकवाइज। इस पे हमने ये पुली लगा दी, पुली पे बेल्ट लगा दिया, जो कि एक दूसरी पुली से पास हो रही है। ये पुली एक दूसरे शाफ्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। इस जब ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये जो बेल्ट है ये भी इस तरफ मूव करेगा, ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन इसका ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ये पुली भी घूमने लगेगी, साथ में ये शाफ्ट भी इस तरह का क्लॉकवाइज ही रोटेशन करने लगेगा। तो यहाँ पे पुली एक अलग पार्ट है और ये शाफ्ट एक अलग पार्ट है। पुली में इतना सा ये होल होता है, इस होल में शाफ्ट को इंसर्ट कर देते हैं। तो अगर ये इंसर्शन जो है, मतलब ये बहुत ही टाइट होगा, पुली को आप अच्छे से ठोक ठोक के इसमें लगाएंगे, ये शाफ्ट फ्रिक्शन के कारण घूम ना पाए, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पावर ट्रांसमिशन बढ़ता है, ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना पड़ता है, तो शाफ्ट फ्रीली घूमने लगता है और पुली घूम नहीं पाती है। तो कुछ एक ऐसी डिवाइस का यूज करते हैं जो शाफ्ट पुली को ऐसे इस तरह से कांटेक्ट मिला दे कि पुली बिल्कुल स्लिप ना हो शाफ्ट के ऊपर। तो ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं की या कुंजी। ये एक, इसके लिए हम इस पुली में अंदर एक ग्रुप काट देते हैं, स्लॉट काट देते हैं और शाफ्ट में भी काट देते हैं, और यहाँ पे एक पीस इस तरह का इंसर्ट कर देते हैं, जिसको कि हम की कहते हैं। ये पीस इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको अगर आप ऐसे ऊपर से देखेंगे तो हम इसका एक शाफ्ट का एक बड़ा डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, इस तरह का एक ग्रुप काट दिया शाफ्ट में। ये रेक्टेंगुलर ग्रुप काट दिया, और इसी तरह का स्लॉट हम इसमें पुली में भी काट देते हैं। पुली पुली कहें या हम एक मान लीजिए हाफ भी ले लेते हैं। हाफ पे हम किसी व्हील को लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये हवा, इसमें भी हम इसी तरह का एक स्लॉट काट देंगे। यहाँ पर ये काट देंगे।
अब जब इसको हब को इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो इसी स्लॉट में ये जो की है आधी की इसमें फंस जाएगी हब के स्लॉट में और आधी की शेफ के स्लॉट में फंस जाएगी। तो इनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो प्रिवेंट हो जाएगा इस तरह से। कितना भी आप पावर ट्रांसमिट करें शेफ और पुली एक साथ ही घूमेंगे। जब पावर लिमिट बढ़ जाएगी की जो स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा हो जाएगी तो की ये टूट जाएगी, बस इतना सा होगा। तो किसी शेफ्ट को की का प्रयोग क्या है, किसी शेफ्ट को किसी पहिए के हब से या पुली से या गियर से जोड़ने के लिए की का प्रयोग करते हैं और ये माइल्ड स्टील की बनी होती है। ठीक है, की को हम शेफ्ट, ये शेफ्ट है और ये हब है। शेफ्ट और हब की ये जो एक्सियल डायरेक्शन है इसके पैरेलल ही लगाते हैं। इसका आधा भाग शेफ्ट में रहता है और आधा भाग हब में रहता है। ठीक है, जब ये शेफ्ट घूमती है तो इसके साथ ये हब भी घूमता है और इसके बीच फिसलन या रिलेटिव रोटरी मोशन रुक जाता है। ये एक टेम्परेरी पासिंग होती है। साइड व्यू और फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से होगा। ये शेफ्ट है, ये फ्रंट व्यू दिखा रहा है क्रॉस सेक्शन। ये शेफ्ट है और ये इधर शेफ्ट का साइड व्यू। ठीक है, तो इस शेफ्ट में ये जो ये ग्रूव आपको इसमें फ्रंट में दिख रहा है वही इसमें यहाँ भी दिखेगा। क्यों, डॉटेड लाइन से दिखा देंगे क्योंकि ये हिडन है, साइड व्यू में पूरा ग्रूव आपको नहीं दिखेगा। सो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। अब ये जो हब लगा हुआ है ये हब इसके ऊपर है यूं। ठीक है, साइड व्यू में ये हब इस तरह से अगर काट देते हैं तो ये दिखेगा। इसी तरह से ये नीचे भी हब का एक पोर्शन दिखेगा कटा हुआ, यहाँ पे एक की दिखेगी। की के लिए थोड़ा सा आधा स्लॉट इस हब में भी है तो इसको भी आप ऐसे दिखा दीजिए। ये की इंसर्टेड है इतनी जगह में। ठीक है, ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू। अगर शैफ्ट का डायामीटर कैपिटल डी है तो की जो बेसिक डायमेंशन होंगी, की में कौन कौन सी डायमेंशन होगी, की विड्थ होगी, इसकी थिकनेस होगी और इसकी लंबाई होगी। ठीक है, डी इज द डायमीटर ऑफ shaft, then length of the key L is equal to 1.5 D। जनरली ये डायमेंशन होती है, L is equal to 1.5 D and thickness is equal to D by 6 and width is equal to D by 4 plus 2 mm। ठीक है, टाइप्स ऑफ कीज मेन रूप से दो तरह की होती है। नंबर 1 संक की एंड नंबर 2 सैडल की। ठीक है, नंबर 1 संक की एंड नंबर 2 सैडल की। जब कोई की
शैफ्ट और हब में, पहिए के हब में आधी आधी इंसर्ट होती है। तो इस तरह की सभी चीज को हम संक बोलते हैं। अब संक की भी अनेक तरह की होती हैं, इनके भी अनेक प्रकार होते हैं। लेट अस सी। संक में पहला है पैरेलल संक। पैरेलल संक। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होता है और इसकी पूरी लंबाई में चौड़ाई और मोटाई, ठीक है, थिकनेस एंड विड्थ सेम रहती है पूरी लंबाई के दौरान। तो एक रेक्टेंगुलर संक भी बनाते हैं यहाँ पर। ये एक रेक्टेंगुलर संक है। इसकी लंबाई क्या होगी? 1.5d। L इज इक्वल टू 1.5d, जहाँ d क्या है? शैफ्ट का डायमीटर, ठीक है। इसकी थिकनेस, ये जो डायमेंशन है इसको हम बोलते हैं थिकनेस t, और ये डायमेंशन विड्थ है, इसकी चौड़ाई w। तो एक बार फिर से लिख देते हैं क्या क्या डायमेंशन है। W इज इक्वल टू d by 4, where d is diameter of shaft and thickness t is equal to d by 6, ठीक है। तो ये पैरेलल संक की डायमेंशन है। पेपर संक की में जो मोटाई होती है, दैट इज थिकनेस, वो एक समान ना होकर के टेपर्ड होती है, जिसका टेपर का अनुपात होता है 1:100, 1:100। और ये भी, इसका भी क्रॉस सेक्शन स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो पेपर की का एक डायग्राम बना देते हैं। This is similar to parallel संक की, only difference that it is taper. ठीक है, तो इसकी में आप लोग देख रहे हैं, ये टेपर संक की है। ये इसकी लंबाई है L, और ये इसकी विड्थ है, और ये थिकनेस है T, ठीक है। तो थिकनेस क्या है, यहाँ पे कुछ कम है, और ये धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे वेरी कर रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। इस एंड पे कम है और इस एंड पे ज्यादा हो रही है। तो ये टेपर है, इस वजह से इसको हम टेपर संक की कहते हैं। विड्थ सेम रहती है थ्रू आउट, पूरी लंबाई के अलावा विड्थ इसकी W सेम रहती है, ओनली थिकनेस चेंज होती है। और थिकनेस किस रेशियो में चेंज होती है? 1:100। मतलब अगर ये लंबाई इसकी 100 mm है, ठीक है, और थिकनेस इस एंड पे इसकी थिकनेस 10 mm है, तो यहाँ पे जाकर के कितनी हो जाएगी? 100 में 1 का चेंज हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे 11 हो जाएगी। यहाँ 10 mm है तो यहाँ पे 11 हो जाएगी थिकनेस 100 mm के बाद में। क्लियर हो गया?
और डायमेंशंस इसकी भी सेम है ऑलमोस्ट। इसकी लंबाई होती है 1.5 डी, विड्थ होती है 0 डी/4 लिख दें या 0.25 डी/4। एंड ठीक है, तो ये जीभ हेड की बन गई। यहाँ पे ये जो हेड है, दिस इज कॉल्ड जीभ हेड। ये सिंपल टेपर संख की है। ये इसकी लंबाई हो गई एल। सो लंबाई तो उतनी रहेगी, एल इज इक्वल टू 1.5 डी। डी क्या है उसका शेफ्ट का डायमीटर है, और ये डब्ल्यू इसकी विड्थ हो गई, और टी इज द थिकनेस, ये की थिकनेस हो गई। और इसमें थिकनेस में टेपर रहेगा 1/100, टेपर ऑफ 1/100। ठीक है, अब जीभ हेड की डायमेंशन की देख लीजिए। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। दिस एंगल इज 45 डिग्री। एंड इसकी जीभ की ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये है, तो जैसा कि इसका नाम है राउंड, ठीक है, दैट मीन्स इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। और इसको हम ऐसी जगह प्रयोग करते हैं जहाँ पे कम पावर ट्रांसमिशन होता है। ये पैरेलल भी हो सकती है और टेपर भी हो सकती है। इसका डायग्राम कुछ यूं होगा। और ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, तो ये है एक पैरेलल पिन, पैरेलल राउंड की, पैरेलल राउंड की। लंबाई इसकी भी सेम होती है, एल इज इक्वल टू 1.5 डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ shaft का डायमीटर। स्मॉल डी is equal to 0.17 टाइम्स कैपिटल डी। इसमें टेपर्ड राउंड की भी होती है। टेपर्ड राउंड की कुछ यो बनेगी। ठीक है, इसका जो टेपर है वो है 1/50। इसमें टेपर 1/100 नहीं रहता, इट्स टेपर इज 1/50 का टेपर है। और इसका जो फ्रंट व्यू है वो इस तरह से बनेगा। अब इसमें आपको 2 सर्कल दिखाई देंगे, एक ही छोटा वाला और एक ही बड़ा वाला। ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन आ रही है। तो जो छोटा वाला सर्कल है ये सॉलिड लाइन ना होकर के डॉटेड लाइन होगी। इट शुड बी डॉटेड लाइन, क्योंकि इस तरफ से हम देख रहे हैं राइट साइड व्यू, ये हमको दिखेगा नहीं बल्कि पीछे रहेगा, हिडन रहेगा। So this is tapered round key. Tapered round सर key. हाँ सर ये बताइए। टेपर्ड का मतलब क्या?
टेपर्ड का मतलब ये है कि जैसे ये मान लीजिए, देखिए पेन है, ठीक है, इसका जो डायामीटर है यहाँ पे मान लीजिए ये है 9 mm है, ठीक है, इस एंड पे, और इस एंड पे भी 9 mm है, तो ये पैरेलल हो गया। टेपर्ड का मतलब जैसे अब इस पेन का हम ये पोर्शन देखें, ये यहाँ पे डायामीटर है 8 mm, और ये धीरे धीरे कम होते होते यहाँ 5 mm पहुंच गया, राइट, 8 mm से यहाँ पे 5 mm हो गया, तो ये टेपर्ड हो गया। अब ये जो लंबाई है, ये मान लीजिए 10 mm है, और 10 mm की लंबाई में इसका डायमीटर 8 mm से 5 mm हो रहा है, मतलब 3 mm का डिफरेंस आ रहा है, तो टेपर्ड इसका हम बोलेंगे 3 × 10, 3 mm का डिफरेंस 10 mm की लंबाई में, राइट। तो वही चीज है टेपर्ड, जैसे हम बोल रहे हैं 1 × 50, तो 50 का मतलब है कि इस पेन की लंबाई 50 mm है, और 1 × 50 का मतलब है कि 50 mm में अगर इसका इस एंड पे डायमीटर 10 mm है, तो यहाँ पर जाते जाते 9 mm हो जाएगा या 11 mm हो जाएगा, डिपेंड करता है टेपर इधर बढ़ रहा है या इधर टेपर घट रहा है। अगर इस तरफ घट रहा है तो 10 mm से 9 mm हो जाएगा, अगर इधर से इधर आने में टेपर बढ़ रहा है तो 10 mm से 11 mm हो जाएगा यहाँ पे डायमीटर। वुडरफ की जो होता है, ये एक सर्कुलर डिस्क को हम काट करके उसका एक सेगमेंट ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए डिस्क है, ठीक है, ये सर्कुलर है। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से इतना काट दिया, तो इतना जो ये सेगमेंट आएगा नीचे वाला, इसको हम एज ए की यूज कर सकते हैं। और इसको एज ए की यूज करने के लिए शैफ्ट में भी इसी के आकार का एक खांचा बनाते हैं। जैसे कि हमने डिस्क है, इसको हमने इतना काट दिया, तो इसी के आकार का ऐसा कर्वेचर लेते हुए, ठीक है, सर्कुलर शैफ्ट में भी एक खांचा बनाएंगे, और ये ऊपर का पोर्शन फ्लैट हो जाएगा, तो ऊपर जो हब है, हब में फ्लैट खांचा ही बना रहेगा, हब में सर्कुलर खांचा नहीं रहेगा, शैफ्ट में सर्कुलर खांचा बन जाएगा। तो ये शैफ्ट में सर्कुलरली फिट हो जाएगी इस खांचे में, और थोड़ा सा इसका पोर्शन हब में फिट हो जाएगा। इसको हम वुडरफ की कहते हैं। ठीक है, ऐसी दिखेगी। तो इसमें इसका जो रेडियस होगा आर होगा, ठीक है, आर इज इक्वल टू दिस, आर इज इक्वल टू D/3। डी क्या है, शैफ्ट डायमीटर, और इसकी थिकनेस, ये थिकनेस है टी, टी इज इक्वल टू D/6, ये इसकी डायमेंशन हो जाएंगे। ठीक है, शैफ्ट में आप इसको लगाएंगे तो ऐसे दिखेगी, इसका थोड़ा सा पोर्शन ये शैफ्ट में इस तरह खांचा बना होगा, उसमें फिट हो जाएगा, और शैफ्ट के ऊपर 0.5T के बराबर, ये जो डायमेंशन है 0.5T, 0.5T, वेयर T इज थिकनेस, इतना इसका की का पार्ट निकला रहेगा जो कि हब में फिट होगा। इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, इसके सामने से इतना पोर्शन देखिए ये शेल्फ में धसा हुआ है, और ऊपर का ये जो है ये हब में है, ठीक है, इतना पोर्शन, ये जो है ऊपर का पोर्शन ये है 0.5 के बराबर। फेदर की, ये फेदर की क्या होता है कि जो दो पार्ट्स जोड़े जाते हैं जिनके बीच रिलेटिव मोशन हमको रोकना है, उनमें से एक पार्ट के साथ ये जोड़ दी जाती है फेदर की, एक तरह से टेम्परेरी कहें या परमानेंट कहें, एक तरह से जोड़ दी जाती है उसमें। और
ये भी एक तरह की रेक्टेंगुलर पैरेलल शंख की ही होती है। तो इसको हम जोड़ने के लिए देखिए कैसे कई तरह की होती हैं, जैसे कि एक पैग टाइप की होती है, पैग टाइप, PAG, पैग टाइप फेदर की। ये कुछ इसकी बनावट ये होती है, ये जस्ट रेक्टेंगुलर की हो गई, और ठीक है, इसमें इस तरह का एक प्रोजेक्शन रहता है, इसको आप जोड़ सकते हैं हब में फिक्स कर देंगे। जनरली हब में इस तरह का स्लॉट बना कर उसमें फिक्स हो जाएगी, और फिर हब को उसके शेफ्ट के ऊपर चढ़ा देंगे और ये ग्रुप में शेफ्ट के ग्रुप में फिट हो जाएगी। आधा पोर्शन शेफ्ट के ग्रुप में, आधा नीचे का और आधा ऊपर वाला हब में फिक्स हो जाएगा। ये भी सिंपली रेक्टेंगुलर शंख की जैसी ही होती है। इसमें हम एक हेड बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे होल रहता है, तो इस हेड को हब में फिक्स कर सकते हैं, और इस होल में हम कुछ स्क्रू वगैरह डाल करके उसको अच्छे से टाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेट स्क्रू टाइप और सेट स्क्रू टाइप की। सेट स्क्रू टाइप में ये है आपका शैफ्ट हो गया, इसमें ये की इंसर्टेड है यहाँ पर, और की के ऊपर ये हब लगा हुआ है। तो इस की को स्क्रू से शैफ्ट में फिक्स कर देंगे। ये आपका काउंटर संक स्क्रू है, एक ये दूसरा काउंटर संक स्क्रू। ठीक है, दो स्क्रू लगा करके की में नहीं, ये जो ये यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिक्स होगा, इस जगह से दो स्क्रू लगा दिए और इसको हमने शैफ्ट में फिट कर दिया, और उसके बाद में ऊपर से हब लगा दिया। तो ये भी एक फेदर की का एग्जांपल है। ये सैडल की जो होती है, ये फ्रिक्शन के कारण पावर को ट्रांसमिट करती है। आप जानते हैं जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, अगर हम एक पे कुछ पावर लगाएं तो मूव करता है, दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। तो इस स्लाइड को रोकने के लिए जो दूसरा पार्ट होता है उसके कांटेक्ट में, वो उस पर फोर्स लगाता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन के कारण ये पावर को ट्रांसमिट करती है, और इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो कम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। अगर ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करने के लिए करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इतना नहीं होगा कि उसको रोक सके और स्लिपेज होने लगेगा। शंख की देखिए, पैरेलल शंख की ऑलमोस्ट सेम की यहाँ पे यूज करते हैं। डायमेंशन इसकी जो होती है L इज इक्वल टू 1.5 टू 2D। अब इसकी डायमेंशन लंबाई थोड़ा बढ़ सकती है, 1.5 से ज़्यादा करके 2D तक ले जाएं, क्योंकि आपको फ्रिक्शन के कारण पावर ट्रांसमिट करना है फ्रिक्शन से, और प्रिवेंट करना उसका रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन कब ज़्यादा होगा, ये इसकी थिकनेस हो गई और ये इसकी थिकनेस T इज इक्वल टू D/12। इसमें थिकनेस देखिए और कम कर दी, और W इज इक्वल टू D/4, ये इसकी डायमेंशन है। तो इसको हम सिंपली शाफ्ट पे ऐसे रख देते हैं, ये शाफ्ट है, ये ऐसे यहाँ पे रखी होती है, और ऊपर इसमें ये हब लगा देते हैं। ठीक है, हब में ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप में फिट रहती है।
हॉलो शैडल की का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो सरफेस होता है, वो शेप के ही आकृति का होता है, उसको हम हॉलो बना देते हैं। हॉलो में ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें फ्लैट शैडल की में, इसको हम थोड़ा सा शेफ्ट का ही शेफ्ट की रेडियस का ही एक तरह से वो बना देते हैं, कर्व में बना देते हैं। तो ये जब इसको शेफ्ट पे आप रखेंगे, दिस इज शेफ्ट, तो ये ऐसे रख जाएगी, ठीक है। और शेफ्ट का सरफेस और की का सरफेस पूरी तरह से एक दूसरे के संपर्क में रहेगा, जबकि फ्लैट सैडल की में ऐसा नहीं है। फ्लैट सैडल की में ये शेफ्ट का जो सरफेस है वो सर्कुलर है और सैडल की का जो सरफेस है वो फ्लैट, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो की का सरफेस है वो इसके कांटेक्ट में नहीं रहता। तो हॉलो सैडल की थोड़ा ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकती है। तक हम लोग शेफ्ट पे एक सिंगल की यूज कर रहे थे हब के रोटरी मोशन को रोकने के लिए, और वो कीज बाहर से इंसर्ट करी जा रही थी कीज, ठीक है। ये एक टेम्परेरी टाइप का ड्राइंग था। अगर हम चाहें तो शेफ्ट पे ही कई सारी कीज के आकार की आकृतियां बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइन। इस वजह से शेफ्ट को स्प्लाइन शेफ्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल शेफ्ट जो आपका बनेगा, अब यहाँ पे शेफ्ट पे ऐसी आकृति बना दें, ठीक है, एक स्प्लाइन बना दें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये उभरी थोड़ा सा उभार लगा देते हैं, मतलब की जैसा ही एक शेफ्ट पे ही फिक्स कर देते हैं, बना देते हैं। शेफ्ट का जो आउटर जो पोर्शन है उसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी कीज हमने इसमें ऑलरेडी शेफ्ट में इंसर्ट कर रखी है। इस तरह का शेफ्ट बनाते हैं, और जो इस पे जो हम हब बनाएंगे उस हब में भी इसी तरह की अंदर आकृतियां बना देंगे हब के इंटरनल साइड में। तो हब जो बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, ठीक है। तो इस इन जो स्प्लाइन होती है इन्हीं के आकार के खांचे हम हब में भी बना देते हैं, और ये स्प्लाइन शेफ्ट की एक्सियल डायरेक्शन में हब को हम इस हब को इधर से इंसर्ट कर देते हैं, स्प्लाइन शेफ्ट पे सरका देते हैं और फिट कर देते हैं। तो ये हब और शेफ्ट एक दूसरे के कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रहते हैं। शेफ्ट के साथ हब घूमता रहता है या हब के साथ शेफ्ट घूमता रहता है, और इसमें कोई रिलेटिव मोशन या स्लिपेज की जो संभावना होती है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसका प्रयोग हम ऑटोमोबाइल में भी कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल में जो गियर ट्रांसमिशन होते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे गियर्स को, जैसे इसके ऊपर टीथ बने हुए हैं, गियर है मान लीजिए इस तरह का, गियर को हमें शिफ्ट करना होता है। फर्स्ट गियर लगाना है, सेकंड गियर लगाना, थर्ड गियर, बार बार गियर बदलने हैं, तो इसी तरह के स्प्लाइन शेफ्ट का यूज करते हैं और उसको इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं। मतलब ये कंटिन्यूअस मोशन भी होता रहता है, रोटरी मोशन चलती गाड़ी में, और ये गियर आपके शिफ्ट होते हैं।